रसायन विज्ञान में गणितीय विधियां। इस सीरीज का हमारा यह दूसरा वीडियो है, मैथमेटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री पार्ट 2। रसायन विज्ञान में गणित के प्रयोग से हम सभी भली भांति परिचित हैं। रसायन विज्ञान में कई स्थानों पर हमें अलग अलग तरह की गणितीय विधियों का प्रयोग करना होता है। स्नातक स्तर के छात्रों के हिसाब से देखें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अतिरिक्त प्रायोगिक कार्य में भी उन्हें गणितीय विधियों को प्रयुक्त करना होता है। जब रसायन विज्ञान की किसी गणना में, कैलकुलेशन में हम किसी स्थिरांक का, किसी वेरिएबल का कोई मान निकालते हैं तो वह अंतिम स्थान तक सही है या नहीं है, इस बात की जानकारी करने के लिए हम अलग अलग गणितीय विधियों का प्रयोग करते हैं। यदि कभी वेरिएबल्स x और y जो दो हैं उनके अलग अलग सेट दिए गए हों, उनका ग्रुप दिए गए हों मानों के, तो उन्हें हम फंक्शनल रूप में जो व्यक्त करते हैं उसकी कई विधियां होती है। परिमित अंतर विधि, फिनाइट डिफरेंस मेथड, आलेख विधि यानी कि ग्राफिकल मेथड, स्मूथिंग ऑफ डाटा, डाटा का वर्गीकरण, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इक्वेशन, समीकरण की बहुपता, और प्रतिस्थापित चर राशियां, सब्स्टिट्यूटेड वेरिएबल्स। तो यह तो बात हुई वेरिएबल्स को व्यक्त करने की विधियों की। इसी तरह से किसी समीकरण में, किसी इक्वेशन में जो स्थिरांक या नियतांक है, जब हम उनके मानों को इवेल्युएट करते हैं तो उसके लिए भी कई विधियां हैं, जिनमें प्रमुख है अंतर्वेशन सूत्र यानी कि इंटरपोलेशन फॉर्मूला, आलेख विधि, ग्राफिकल मेथड, युगपत समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, मेथड ऑफ एवरेजेस, माध्य की विधि, और लघुत्तम वर्ग की विधि, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। यह जो विधियां हमने बताई हैं जो कि वेरिएबल्स के लिए हैं, ऊपर में जो 5 विधियां प्रदर्शित की गई हैं और जो नीचे 5 विधियां दी गई है वह कांस्टेंट्स के मानों के लिए दी गई है। इनमें से हम केवल आलेख विधि और लघुत्तम वर्ग की विधि पर ही विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। x और y वेरिएबल के लिए ग्राफिकल मेथड। किन्हीं दो चर राशियों यानी कि वेरिएबल्स का विश्लेषण करने की आलेख विधि, ग्राफिकल मेथड, सबसे आसान विधि है। किसी रेखीय समीकरण को जिसमें x और y दो वेरिएबल्स हैं उसे हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि रसायन के साथ साथ गणित भी पढ़ते हैं उन्हें तो यह ध्यान ही होगा कि यह एक सरल रेखा की इक्वेशन या सरल रेखा का समीकरण है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। इस इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल हैं यानी कि चर राशि है, जबकि m और c दो अलग अलग नियतांक या कांस्टेंट है। और इन कांस्टेंट्स की जो वैल्यू है हम लघुत्तम वर्ग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। x और y जो वेरिएबल्स हैं
उनके मानों के बीच में अगर हम एक ग्राफ खींचे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि ये जो समीकरण है y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये सरल रेखा को ही निरूपित करता है। और जो नियतांक है इसमें m और c, जो स्थिरांक है, उसको हम आलेख विधि से याद कर सकते हैं। तो क्या करना होगा कि सबसे पहले तो y और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब ग्राफ ड्रॉ कर लिया और जो सरल रेखा प्राप्त हुई, उसका जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है, वह हमें m का मान देता है। तो m यहाँ पे क्या है? स्लोप है। और यह जो रेखा है, इसके y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड इंटरसेप्ट से c का मान प्राप्त होता है। गणितीय रूप में अगर हम स्लोप को लिखें तो जो सरल रेखा हमने प्राप्त की है x और y के बीच में ग्राफ खींचकर, उस पर कोई दो बिंदु ले लें उस सरल रेखा पर ही, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग x और y के मान ले लें, तो m की वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और जो अंतःखंड है वह y अक्ष पर वह बिंदु है जहां पर जो ग्राफ वाली जो हमारी लाइन है, जो रेखा है, y अक्ष को काटती है, अर्थात वहां पर s की वैल्यू 0 होगी। अब यहां एक उदाहरण से चीजों को और स्पष्ट करते हैं। यदि फलन r और t एक समीकरण द्वारा संबद्ध है, r इक्वल्स टू mt प्लस c, तो अभी जो हम सरल रेखा की इक्वेशन समीकरण की बात कर रहे थे, y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो y की जगह यहाँ r है और x की जगह t है, तो ये इक्वेशन r इक्वल्स टू mt प्लस c ठीक उसी तरह की हो गई जो कि एक सरल रेखा की इक्वेशन होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। इसके जो विभिन्न ऑब्जर्वेशन से प्रेक्षण है, यहाँ आप अपने स्क्रीन पर एक्सट्रीम राइट में एक टेबल की तरह देख पा रहे होंगे कि जब r की वैल्यू 1 है तो t का मान माइनस 2.02 है, r का मान 3 है तो t का मान माइनस 0.98 है, जब r की वैल्यू 7.00 है तो t की वैल्यू प्लस 1.07 है, इसी तरह जब r का मान 9.00 है तो t की वैल्यू 1.97 है। तो ये माने कि किसी एक्सपेरिमेंट में प्रेक्षण लिए गए कि r के मान पर t के मान इस तरह से आते हैं। अब हमें इसके लिए स्लोप निकालना है, ढाल, जिसे कि m से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा निकालना है अंतःखंड, जिसे कि c से प्रदर्शित करते हैं। अब हमने क्या किया कि जो आप एक ग्राफ देख रहे होंगे स्क्रीन पे, कि r और t के बीच में हमने एक ग्राफ खींचा है। x अक्ष पे हमने t को लिया है और y अक्ष पे हमने r को लिया है। तब देखें कि जब t की वैल्यू माइनस 2.02 है तब r की वैल्यू 1 है, फिर जब r की वैल्यू 3 है तो t की वैल्यू 0.98 है। इसी तरह से ये जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया है तो एक सरल रेखा हमको प्राप्त होती है। अब यह जो सरल रेखा प्राप्त हो रही है, यह y अक्ष को कहां काट रही है? यह बिंदु 5 पर काट रही है, चित्र से स्पष्ट है, और जहां पर कि x का मान 0 है। आप x अक्ष पे देख पा रहे होंगे कि x की वैल्यू 0 है, तो इसका जो अंतःखंड है वह 5 इकाई के बराबर हो गया, तो अंतःखंड तो हो गया इसका 5। और हमें ढाल ज्ञात करना है, तो ढाल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र था m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहां y अक्ष पे हमने r लिया है और x अक्ष पे t लिया है, तो हमारा सूत्र हो गया m इक्वल्स टू r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। अब यहां दो बिंदु अगर हम कोई भी लेते हैं कि जो हमने
7 और 1 वाला जो बिंदु लिया है कि r की वैल्यू, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो t की वैल्यू है वह 1.07 और -2.02 है। इनकी जो वैल्यू हमने इस सूत्र में m इक्वल्स टू r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1 में जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो जो स्लोप की वैल्यू आ गई 1.94। तो इस तरह से हम किसी रेखा का ढाल और अंतःखंड ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं कि कोई दो राशियां हैं k और सिग्मा, जिनमें संबंध है log k इक्वल्स टू रो सिग्मा प्लस log k 0। अब इस इक्वेशन को अगर हम सरल रेखा की जो समीकरण है y इक्वल्स टू mx प्लस c, उससे कंपेयर करें तो m की जगह तो रो हो गया और c की जगह हो गया log k 0। तो यहां पर रो और k 0 कांस्टेंट है, नियतांक है। अब इसके बीच में जो ग्राफ की सहायता से जिस तरह से हम स्लोप निकाल थे, तो वह तो हो जाएगा हमारा रो, और जो इंटरसेप्ट था उसकी वैल्यू हो जाएगी log k 0 की वो। अब इसके डाटा जो दिए गए हैं, दो वेरिएबल्स इसमें log k और सिग्मा। तो यहाँ जो आप राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ एक टेबल देख रहे हैं, उसमें अलग अलग मान दिए गए कि जब log k का मान 4.50 है तो सिग्मा का मान 1.01 है। जब log k का मान 6.02 है तो सिग्मा का मान 2 है। log k 7.47 तो सिग्मा 2.98, और log k जब 9.10 है तो सिग्मा का मान 4.5 है। तो यह जो दो वेरिएबल है इस इक्वेशन में log k इक्वल्स टू रो सिग्मा प्लस log k 0, दोनों वेरिएबल है log k और सिग्मा। उनके जो प्रेक्षण है वह यह टेबल रूप में दिए गए हैं। हमें ज्ञात करना है जो कांस्टेंट है, इसमें जो नियतांक है उनके रो की और k 0 की वैल्यू। देखिए कैसे करते हैं। log k और सिग्मा के बीच में जो वेरिएबल्स हैं, ग्राफ उनके बीच में ड्रॉ करना है। तो सिग्मा और log k के बीच में हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि x अक्ष पे हमने सिग्मा को लिया है और y अक्ष पे log k को लिया है। इस रेखा का जो स्लोप होगा वह तो हमें ढाल जो रो की वैल्यू देगा, और जो इंटरसेप्ट है वो log k 0 की वैल्यू देगा। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि इंटरसेप्ट जो हो रहा है, जो ये रेखा y अक्ष को जो काट रही है वह 3 यूनिट पे काट रही है। तो इंटरसेप्ट यानी कि c की वैल्यू हो गई 3, और c यहाँ पे है log k 0। और स्लोप का मान कैसे होता है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y अक्ष पे चूंकि हमने log k को लिया है तो ये log k2 माइनस log k1 हो गया, और x अक्ष पे हमने सिग्मा को लिया है तो ये सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 हो गया। तो सिग्मा 2 पे जितनी वैल्यू थी और सिग्मा 1 पे जो वैल्यू थी, तो हमने उनको लिया 2 और 1, आप देख पा रहे होंगे समीकरण में। उसके कॉरस्पॉन्डिंग log k2 की वैल्यू ली है और log k1 की वैल्यू ली है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रो की वैल्यू 1.52 आ गई। तो इस समीकरण के लिए स्लोप जो कि यहाँ रो है वो 1.52, और जो इंटरसेप्ट है log k 0 उसका मान 3 प्राप्त होता है। अब ये जो हमने दो उदाहरण लिए थे, इनमें आपने देखा कि जब y और x जो कि वेरिएबल है, इस इक्वेशन में सिग्मा और log k थे, और इसके पहले जो हमने इक्वेशन देखी थी उसमें r और t थे। तो ये जो दो वेरिएबल्स हैं, मोटे रूप से कहें, सामान्य रूप में कहें तो y और x, इनके हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। लेकिन प्रैक्टिकली ये हर बार संभव नहीं है कि y और x की जो भी वैल्यू हो उनके मान रेखा के ठीक ऊपर ही हो। कई बार क्या होता है, आप सभी ने भी प्रैक्टिकल में किया होगा कि कुछ जो पॉइंट्स हैं वह ग्राफ की लाइन पर नहीं आते हैं। तो ऐसे में यह समस्या आती है कि एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन कैसे खींची जाए, कौन सा बिंदु
सही रेखा पर आएगा, कौन सा बिंदु उस पर नहीं आएगा, ये एक समस्या हो जाती है कि किसे हमें सही माने। कई बिंदु जो होते हैं y और x के, वो जो हमने इस ग्राफ की सरल रेखा ड्रॉ कर रहे हैं उसके आसपास भी पाए जाते हैं। ऐसे में वह रेखा खींचे जो कि रिलेटेड फंक्शन के सबसे करेक्ट वैल्यू सही मान से होके गुजरे, ये जज करना मुश्किल होता है। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि स्केल से देखते हैं कि जहां सबसे ज्यादा बिंदु आ रहे हैं उससे हम एक रेखा खींच देते हैं। तो प्रैक्टिकली देखकर हम ऐसी एक रेखा खींच देते हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा बिंदुओं से होकर गुजरे, और यह हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम किन बिंदुओं को उसमें से लेते हैं और किन बिंदुओं को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे स्वेच्छा से जिस बिंदुओं को लेकर हम एक रेखा खींच देते हैं तो आवश्यक नहीं है कि उससे जो परिणाम निकले वह एक्यूरेट हो। तब एक्यूरेट परिणाम कैसे प्राप्त करें? तो इस समस्या के हल के लिए एक सांख्यिकी विधि अपनाई जाती है। इस विधि को लीस्ट मीन स्क्वायर मेथड या लघुत्तम माध्य वर्ग विधि कहते हैं। तो लघुत्तम माध्य वर्ग विधि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जब कभी हम आलेख विधि से कोई सीधी रेखा ड्रॉ करते हैं तो x और y जो वेरिएबल्स हैं उनके जो सारे मान हैं वह उस सरल रेखा के ऊपर नहीं आ पाते हैं। और जब ऐसी स्थिति हो कि सारे मान उस सरल रेखा पर नहीं हो, कुछ बिंदु हमारे रेखा के आसपास ही हो, तो स्वेच्छा से एक सीधी रेखा खींचने से बेहतर होता है कि हम एक सांख्यिकी विधि जिसे कि लघुत्तम माध्य वर्ग विधि कहते हैं उसकी सहायता से सही परिणाम निकालें। लघुत्तम माध्य वर्ग विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी प्रेक्षित मात्रा का सर्वाधिक संभाव्य सही मान वह होता है जिसके लिए विचलन के वर्गों का योग सबसे न्यूनतम हो। विचलन मतलब जो कि सही रिजल्ट है उससे वह कितना कम या ज्यादा है। फिर उनके वर्गों का योग करें तो जहां वो वर्गों का योग न्यूनतम होगा वह जो मात्रा होगी वह सर्वाधिक सही मान होगा। अब इसको और मैथमेटिकली क्लियर करते हैं। यह तो हम पढ़ चुके कि किसी सीधी रेखा के लिए, सरल रेखा के लिए समीकरण होगा y इक्वल्स टू mx प्लस सी। एक बार पुनः बता दूं कि y और x यहाँ वेरिएबल है और m जो कि स्लोप है जिसे ढाल कहते हैं और c जो कि इंटरसेप्ट है जिसे कि हम अंतखंड है। तो आलेख विधि से तो हमने उसके मान निकालना सीखा था। अब लघुत्तम माध्य वर्ग विधि से इसका यथार्थ मान कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। तो ये जो लघुत्तम माध्य वर्ग विधि है इसमें जो स्लोप है उसको हम जिस सूत्र से देते हैं वह है m इक्वल्स टू क्यू बाई जेड। ये हमें याद रखना है कि ढाल जिसे कि m से प्रदर्शित करते हैं जो कि स्लोप होता है उसकी वैल्यू होती है m इक्वल्स टू क्यू बाई जेड। जबकि हम आलेख वाली विधि में पढ़ रहे थे m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जबकि जब लघुत्तम माध्य वर्ग विधि को प्रयोग करेंगे तो ढाल का मान जो होगा q बाई जेड होगा। अब यहां देखें कि q और z क्या क्या है। q इक्वल्स टू समीशन y x माइनस समीशन y समीशन x अपॉन n। इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले n, जो ये स्मॉल n है यह प्रेक्षणों की कुल संख्या की कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, कितने हमारे पास x और y के मान हैं। सिग्मा y जितने y की वैल्यूज हैं उन सब का जोड़ है। सिग्मा x जितने भी x हैं उन सब का जोड़ है। और जो समीकरण के प्रारंभ में सिग्मा yx, तो y और x का गुणनफल करें हर प्रेक्षण के लिए, फिर उन सभी को जोड़ लें, वह सिग्मा yx है। तो q का मान है सिग्मा yx माइनस सिग्मा y सिग्मा x अपॉन n। इससे तो होगा हमें q का मान प्राप्त होगा। और z का मान सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर अपॉन n। यहां पर यह ध्यान दें कि जो
समीकरण के प्रारंभ में है सिग्मा एक्स स्क्वायर, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो x के जितनी वैल्यूज हैं उन सब का पहले स्क्वायर करेंगे अलग अलग, फिर उन सबको जोड़ेंगे तो आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, और जो माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, यहां पर यह प्रदर्शित करता है कि x के जितने मान है पहले उनको जोड़ेंगे फिर उनका स्क्वायर करेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों में क्या फर्क है कि जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है इसका मतलब सारे x के पहले स्क्वायर वर्ग कर दिया फिर उन सबका योग किया है, माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब पहले सारे x के मानों को जोड़ लिया है फिर उसका हमने स्क्वायर किया है और अपॉन n फ्रैक्शनों की कुल संख्या है। इस तरह से q का मान यह है, z का मान भी हमने देख लिया। तो अगर हमें स्लोप निकालना है ढाल m, तो उसकी वैल्यू q की वैल्यू पुट कर दें, z की वैल्यू पुट कर दें, तो m की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। तो जब हम लघुत्तम माध्य वर्ग विधि यूज करते हैं तो स्लोप का मान इस तरह से निकालते हैं, जबकि आलेख वाली विधि में m को हम निकालते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर हमारे द्वारा खींची गई जो सरल रेखा है आलेख में और हमारे जितने प्रेक्षण हैं x और y के, उनके सारे बिंदु उस सरल रेखा पर आते हैं, तब तो आलेख जो विधि है उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे सारे बिंदु उस सरल रेखा पर नहीं आते हैं, उसके आसपास कुछ बिंदु रह जाते हैं, तब हम लघुत्तम माध्य वर्ग विधि प्रयोग करते हैं और उसमें स्लोप कैसे निकालेंगे इस पर भी हमने चर्चा की और स्क्रीन पर बिल्कुल नीचे की तरफ स्लोप का सूत्र भी दिया गया है। इसी तरह से अंतःखंड C को जो सूत्र है C इक्वल्स टू y बार माइनस mx बार, जब आलेख विधि हम प्रयुक्त कर रहे थे तब C का मान क्या था कि जो y अक्ष पे सरल रेखा का इंटरसेप्शन था जहां की x की वैल्यू 0 थी, जबकि लघुत्तम माध्य वर्ग विधि में C का जो मान है C इक्वल्स टू y बार माइनस mx बार, और जो ये y बार और जो x बार है वो y और x के माध्य है। इसका मतलब y की कुल जितने मान है उन सबको जोड़ें और कुल जितने प्रेक्षण थे उससे उसका भाग लगा दें, उसका एक तरह से एवरेज है। तो y बार इक्वल्स टू y अपॉन n और x बार इक्वल्स टू x अपॉन n। तो C की वैल्यू इस तरह से आएगी। अब एक उदाहरण से हम इसे और भी स्पष्ट करते हैं। यह उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि x के हमने 5 मान दिए हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y के जो मान है वो भी दिए गए। x के मान 1, 3, 6, 7.5 और 10 लिए हमने उदाहरण में, जबकि y की वैल्यूज 1.80, 3.90, 4.30, 5.70, 7.30। अब हमें अगर इसका स्लोप निकालना है तो जो स्लोप का फार्मूला था उसमें था q भी था और z भी था, तो उसमें हमें समीशन y भी चाहिए, समीशन x भी चाहिए, समीशन yx भी चाहिए और x स्क्वायर का समीशन भी चाहिए। तो इस टेबल में हमने पहले y के सारे वैल्यू रखी है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, फिर उन सबका जोड़ नीचे दिया है जो कि 23.0 है। तो हमारे इस उदाहरण में सिग्मा y या यूं कहें समीशन y की वैल्यू 23 है। इसी तरह से जब x के सारे मान जोड़ लिए तो सिग्मा x जो है या समीशन x है वो 27.50 है। इसी तरह से हमने पहले yx निकाला, आप देख पा रहे होंगे हर रो में कि yx निकाला, और जब सारे yx हमने फाइंड आउट कर लिए तो हमने फिर उनका समीशन निकाला, उनका सम कर लिया। इसी तरह से हमने लास्ट कॉलम में आप देखेंगे टेबल के कि एक्स स्क्वायर की वैल्यूज निकाली है हर एक्स के लिए, फिर उनका हमने सम किया है। अब जो सारणी में जो हमने सारे मान निकाल लिए उसको रखकर हम स्लोप और इंटरसेप्ट, ढाल और अंतःखंड निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, ढाल m इक्वल्स टू q अपॉन z, और q अपॉन z तो पहले q निकाल लेते हैं। तो q क्या था, सिग्मा y x माइनस सिग्मा y सिग्मा x अपॉन
n। सिग्मा वाई एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 155 थी, 155। इसी तरह से सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स और n चूंकि हमारे कुल प्रेक्षण 5 थे तो उसकी वैल्यू हमने रख दी है। और जब इसको सॉल्व किया है तो Q का मान 28.5 आया है। इसी तरह से हमने Z के लिए कर लिया है कि सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाला तो एक्स स्क्वायर जितने थे उनका सम लिख दिया है। फिर सिग्मा एक्स जो था उसका होल स्क्वायर है, तो जो सिग्मा एक्स जो हमारा आया था समीन एक्स उसका हमने होल स्क्वायर किया है अपॉन एन। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सिग्मा एक्स की वैल्यू है 27.50, उसका हमने यहाँ होल स्क्वायर कर दिया। जब इसको हमने सॉल्व किया तो वैल्यू जो आई है z की आ गई है 51.0। तो ढाल जो है हमारा स्लोप जो है q अपॉन z है, इसको सॉल्व किया तो ढाल की वैल्यू स्लोप की वैल्यू होगी 0.559। अब इसी तरह से हमें अंतःखंड C निकालना है। तो C का फॉर्मूला हमने देखा था y बार माइनस mx बार। y बार क्या था कि y के सारे मान जोड़ो फिर उसको n से डिवाइड कर दो। x बार क्या था कि x के सारे मान जोड़ो और उसको n से डिवाइड कर दो। तो इसको सारे मानों को समीकरण में m की वैल्यू हम निकाल चुके 0.559। इन सब वैल्यूज को अगर पुट करते हैं तो अंतःखंड जो हमारा है वो 1.53 आता है। तो जब इसको अगर हम सरल रेखा के समीकरण y इक्वल्स टू mx प्लस c में रख दें तो m और c की वैल्यू रख दी तो हमारी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू 0.559x प्लस 1.53। तो इस तरह से आज हमने ये जाना कि किस तरह से जो दो वेरिएबल्स अगर हमें दिए गए हैं तो उससे हम नियतांकों के मान ज्ञात कर सकते हैं। उसमें हमने पहली विधि पढ़ी थी आलेख विधि, जिसमें कि ग्राफ ड्रॉ करके हम स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल लेते थे। फिर हमने ये भी जाना कि अगर उसमें सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है और y और x के जो कुछ प्रेक्षण से जो बिंदु प्राप्त होते हैं वह सरल रेखा के ऊपर न होके उसके आसपास है, तो ऐसे में सही मान निकालने के लिए लघुत्तम वर्ग माध्य विधि यूज की जाती है। वो कैसे प्रयोग में लेते हैं इस पर भी हमने चर्चा की। धन्यवाद।